नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है साइक्लोन बिपरजॉय के ताज़ा अपडेट का, साथ ही साथ मॉनसून की अब तक की प्रगति और आगे की संभावनाओं के बारे में भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तूफान के बारे में। दोस्तों, ये तूफान सबसे पहले 4 जून को यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ था। 4 जून को यहाँ दबाव जब कम होने लगा, समुद्र से मॉइस्चर लगातार ऊपर उठने लगा, तब उसके बाद यहाँ सर्कुलेशन का स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन फॉर्म होना शुरू हुआ। और उसके बाद 6 जून को अगले 2 दिनों में ही बहुत तेज़ी से, आमतौर पर इतनी जल्दी से होता नहीं है, सर्कुलेशन बनता है, लो प्रेशर बनता है, फिर उसके बाद वेल मार्क डिप्रेशन, डिप डिप्रेशन, उसके बाद साइक्लोन बनता है। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ये अगले 2 दिनों में ही पूरा हो गया और 6 जून को ही यहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में रहा ये और आगे बढ़ता रहा, कभी पश्चिम तो कभी पूरब, कभी पश्चिम तो कभी पूरब। ट्रैक शुरू में लग रहा था कि इधर जाएगा, फिर उसके बाद लगा कि ओमान की तरफ जाएगा, फिर लगा ओमान और कराची पाकिस्तान के बीच से लैंडफॉल करेगा ओमान की खाड़ी की तरफ। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था कि ये यू टर्न ले सकता है। यू टर्न तो नहीं लेगा लेकिन रिकर्व कर सकता है, और रिकर्व किया इसने। गुजरात और पाकिस्तान के बीच से, भारत और पाकिस्तान के बीच से लैंडफॉल किया ये तूफान। लगभग 3-4 दिनों के दौरान साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना। और उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में 2-3 दिनों के दौरान रहा। उसके बाद ये कमज़ोर होना शुरू हुआ जब इसने लैंडफॉल किया गुजरात के मांडवी और कराची के बीच में, उस दौरान जखाऊ पोर्ट के पास। तब उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी थी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की थी। और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में लैंडफॉल इसने जब ये कर रहा था, उस दौरान लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं कोस्ट पर चल रही थीं गुजरात में तमाम इलाकों पर, और साथ ही साथ पाकिस्तान के हिस्सों में, और इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं। तेज़ बारिश हो रही है, बादलों की गर्जना हो रही है, और तूफान के कारण कोस्टल रीजन पर तमाम हिस्सों में गुजरात में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब आपको मैं दिखाता हूं इस तूफान की कुछ विजुअल्स जो यहां से तमाम जगहों से सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं। यहां देख सकते हैं तूफान की इंटेंसिटी क्या रही होगी जब इसने लैंडफॉल किया था, और किस तरह से ये नुकसान पहुँचाया है या पहुँचा चुका है। और इसके बारे में आकलन आने वाले समय में ही लगाया जा सकेगा जब ये शांत हो जाएगा। इस तूफान के प्रभाव से मैं आपको बता दूं कि किस तरह की बारिश की संभावना है, किस तरह की स्थितियां रहने वाली हैं। देखिए, ये आगे बढ़ते हुए राजस्थान को पार करेगा, राजस्थान को पार नहीं करेगा, राजस्थान के रास्ते ही आगे बढ़ते हुए फिर ये रिकर्व करेगा वापस, और यहाँ दक्षिण पूर्वी हिस्सों की तरफ बढ़ेगा। इसका फ़ायदा, बार बार मैं यही कहूँगा कि इसका एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा यह है कि इमीडिएटली रिलीफ मिलेगी लोगों को इन भागों में जो गर्मी अभी पड़ रही है, हीट वेव की कंडीशन लगातार जारी है। और नुकसान ये है कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं मानसून को आगे बढ़ने से रोक रहा है, आगे बढ़ने में ये बाधा बन रहा है, मानसूनी हवाओं को यहाँ से चलने नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये हवाएं काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर पहुँच रही हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के भागों पर, लेकिन ये ऊपर ऊपर ही निकल जा रही हैं। इधर नीचे इस तूफान की हवाएं यहाँ चल रही हैं, और ये तूफान की हवाएं लगातार चलती रहेंगी। तो अगले 3 दिनों तक, अगले 2 दिन तक, 16-17, आज और कल तो संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि मानसून प्रोग्रेस करेगा। 18 जून से 21 जून के बीच में पश्चिमी क्षेत्र में भी, और पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य भागों में भी साइक्लोन मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, और लोगों को इस खबर से बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल अगर हम मानसून की स्थिति देखें ताज़ा कहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसून अभी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ पूर्वोत्तर भारत के भागों को पार करने के बाद उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। और ये प्रवेश हुआ था इसका 12 जून को, आज 16 जून है, 4 दिनों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उससे दूसरी तरफ मुंबई के ठीक नीचे रत्नागिरी पर पहुंचा है 11 जून को, और यहाँ पर 5 दिनों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और यही हाल रहा है इन मध्य क्षेत्रों में। मध्य क्षेत्रों में ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है इन दोनों क्षेत्रों की तुलना में। तो 18 से 21 के बीच में जब ये प्रोग्रेस करना शुरू करेगा, उस दौरान यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है अभी राजस्थान के ऊपर, अभी इसकी इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है, ये धीरे धीरे कमज़ोर होगा, डीप डिप्रेशन, लो प्रेशर बनेगा, और उस दौरान ये इस तरह से मूव करता रहेगा। और यही यहाँ पर आने के बाद जब कमज़ोर होगा और मानसूनी हवाएं तेज़ होंगी, तब मानसूनी हवाएं इसको पीछे धकेलना शुरू करेंगी, और ये सिस्टम मर्ज हो जाएगा मानसून की विंड में। और उसके बाद ये सिस्टम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम इलाकों को आने वाले दिनों में अच्छी बारिश दे सकता है। तो जो जून का आखिरी समय है दोस्तों, वो काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। फिलहाल मानसून का परफॉर्मेंस अगर हम देख लें, पूरे भारत में अब तक का मानसून का प्रदर्शन कैसा रहा है,
तो जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है वहां पर भी जो बारिश अभी रिकॉर्ड की जाती है 1 जून के बाद से, उसे मानसून की वर्षा ही कहा जाता है। तो अभी जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पूरे भारत में 51% की कमी है, आधी बारिश हुई है जितनी बारिश जून में होती है। डर एल नीनो की वजह से भी बना हुआ है कि कहीं एल नीनो का इंपैक्ट तो नहीं है कि मानसून को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है समुद्री क्षेत्र से। लेकिन अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये तूफान जब एकदम कमजोर हो जाएगा, मानसून आगे बढ़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ओर से भारत के समुद्री क्षेत्रों से भारत के लैंड रीजन पर पहुंचना शुरू करती हैं। और जब यहां पर हवाओं का रुख एक बार फिक्स हो जाएगा, मानसून आगे प्रोग्रेस करने लगेगा उत्तर भारत की तरफ, मध्य भारत को पार करने लगेगा, तब ये साफ होने लगेगा कि कितना सपोर्ट इस समय बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से मिल रहा है और कितना कमजोर कर रहा है प्रशांत महासागर का वो क्षेत्र जहां से ट्रेड विंड्स आती हैं भारत के इन क्षेत्रों पर, पश्चिमी मध्य एशिया की तरफ। और इन हवाओं का असर, इन हवाओं का प्रभाव मानसून को शक्तिशाली, सक्षम बनाने में बहुत अहम रोल उन हवाओं का होता है। लेकिन एल नीनो जब होता है तो हवाएं आना बंद हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से पूरब की तरफ से इसे सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। तो ये एक विडंबना होती है एल नीनो में। और एल नीनो के बारे में ये भी इस बार है कि एल नीनो एक तरफ नुकसान पहुंचाने वाला है तो दूसरी तरफ आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल, भी पॉजिटिव रहने वाला है। इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव अगर रहता है तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारत में मध्य क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों में, इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इन भागों में अच्छी बारिश इंडियन ओशन डायपोल के नॉर्मल पॉजिटिव रहने पर होती है। तो देखना होगा कि किस तरह सपोर्ट करेगा। और ये रही 51% की कमी बारिश में, और बाकी जगहों पर 57% का डिफरेंस है दक्षिण भारत में, यानी यहाँ पर भी बहुत कमज़ोर प्रदर्शन अब तक रहा है, क्योंकि ना तो आंध्र प्रदेश में मानसून ने ज़्यादा प्रवेश किया है और ना ही तेलंगाना में भी पहुँचा है, कर्नाटक में भी काफ़ी हिस्से बाकी हैं और इन भागों में बारिश भी बहुत कम हो रही है। मध्य भारत में 73% की कमी है, लेकिन ये कमी थोड़ा सा ओवरकम हो जाएगी क्योंकि आज जो बारिश के आंकड़े गुजरात के आएंगे वो काफ़ी बैलेंस बनाएंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो 19% की कमी है, यहाँ भी अगले 4-5 दिनों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा पूर्वी भारत के भागों में लगातार, पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर लगातार भारी बारिश हो रही है। और मैं इतना कहूँगा एक लाइन में, शॉर्टकट में, इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले, ख़त्म करने से पहले, कि उत्तर भारत के भागों को, राजस्थान के बाद उत्तर भारत के भागों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को और साथ ही कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वाला जो हिस्सा है भारत का जहां पर बारिश इस बार अभी तक बहुत कम हुई है, यहां पर ये सिस्टम जब आगे दक्षिण पूर्वी दिशा में जाएगा साइक्लोन, तब इन भागों में बारिश ठीक ठाक होगी। तो हो सकता है कि जून खत्म होने से पहले ये जो 50% का अंतर है बारिश में, उसमें काफ़ी गिरावट आ जाए और बैलेंस बन जाए। उससे फ़ायदा किसानों को होगा क्योंकि खेती का काम तेज़ी से आगे बढ़ निकलेगा, जिसका इंतज़ार किसान भाई बेसब्री से कर रहे हैं और जिसकी कह सकते हैं जिसकी ज़रूरत, जिस बारिश की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नर्सरी की रोपाई जहाँ पर सिंचाई के कृत्रिम साधन नहीं है, नहर नहीं है, नलकूप नहीं है या फिर खुद का अपना बोरवेल नहीं है, वहाँ पर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना। और बारिश जब तक नहीं होती है तो खेती का काम आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए इंतज़ार करना ही उनके सामने एक मात्र विकल्प रह जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।